हेलो एवरीवन, मेरा नाम काजल चौधरी है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल थकुड़िलाज स्टडीज़ पर। ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल प्रिजन एक्ट 2023। ठीक है। तो इसमें हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे और इसको काफ़ी कम्प्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे कि ये एक्ट क्या है 2023 में, इसको क्यों लाया गया। ठीक है। और इससे पहले कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा हमारे यहाँ मतलब प्रिजन्स को गवर्न किया जाता था। ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो हमारे सामने है मॉडर्न प्रिजन एक्ट 2023। ठीक है। तो ये क्या है, इसके क्या प्रोविजन है, इससे पहले हम समझेंगे कि इससे पहले कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा इंडियन प्रिजन को गवर्न किया जाता था। तो वो एक्ट था हमारे पास प्रिजन एक्ट 1894। ठीक है। तो आपको ईयर से समझ में आ रहा होगा कि ये जो 1894 है ये इंडिपेंडेंस से पहले का है, यानी कि ब्रिटिश के टाइम पर इसको लाया गया था। तो ये कॉलोनियल एक्ट है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि ये कॉलोनियल एक्ट है, इसको बनाया गया था ब्रिटिशर के टाइम पे। तो सिंपल सी बात है, ब्रिटिशर ने इसको बनाया था ताकि इंडियंस के अंदर जो रिवॉल्यूशनरी टेंडेंसी है उसको क्रश किया जा सके। जब भी उनको जेल में ले जाया जाता था तो उनको काफी बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता था। ठीक है, अंडर द एक्ट। तो ये इसको हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। तो इसीलिए हमें एक नया लॉ चाहिए था। दूसरा, इस लॉ के अंदर जो मेन फोकस है वो ये है कि जो आपके क्रिमिनल हैं उनको कस्टडी में रखा जाए और उनको डिसिप्लिन में, उनको अनुशासन में रखा जाए। ठीक है। मतलब ज्यादा ध्यान यहाँ नहीं दिया गया किस चीज पर, उनके रिफॉर्मेशन पर, उनके रिहेबिलिटेशन पर, उनकी एजुकेशन पर, कि उनको दोबारा से सोसाइटी में कैसे हम ला सकें, उनको दोबारा से सोसाइटी में हम कैसे इनकलकेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ इस एक्ट के अंदर लेकुनास थे। ठीक है। यहां पर देयर इज नो प्रोविजन ऑफ रिफॉर्म एंड रिहेबिलिटेशन। ठीक है, ये हमने कहा। देखिए आज के समय में जो हमारा प्रिजन्स को लेकर जो कॉन्सेप्ट है वो बदल रहा है ग्लोबली। ठीक है। ग्लोबली ऐसे प्रिजन एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं जहां पर हम एक तरफ उनको प्रिजन्स में रखते हैं, दूसरी तरफ एक मौका भी देते हैं कि उनको एक बेहतर इंसान बनाया जा सके जो दोबारा से सोसाइटी में आके बेहतर जिंदगी जी सके। ठीक है। दूसरा देखो, इस प्रिज्म जो एक एक्ट है 1894, इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें विपिंग भी अलाउड था। विपिंग होता है कोड़े लगाना। ठीक है। तो कोड़े लगाना भी इसके अंदर इस एक्ट में अलाउ था। तो एक अपने आप में ही इनह्यूमन प्रैक्टिस है। ठीक है। तो ये दिखाता है कि ये एक्ट जो है वो कितना इनह्यूमन था। किसके लिए अलाउ था? मेल प्रिजनर्स के लिए। दूसरा, हम देखते हैं कि हमें अक्सर प्रिजन में, मतलब हमारे यहाँ की जो जेल है उसमें वॉयलेंस देखने को मिलती है। और वॉयलेंस वो कई बार अथॉरिटीज के द्वारा नहीं होती, कई बार वो अंदर आपस में कैदियों के बीच में होती है। आपस में अंदर एक बड़ी बड़ी गैंग बन जाती हैं। ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास एक एग्जाम्पल है जहां एक 33 साल का व्यक्ति था जिसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई एक राइवल गैंग के द्वारा। उसका कोई अपोजिट होगा, उस जेल के अंदर, तिहाड़ जेल के अंदर उसकी हत्या कर दी गई। तो ये दिखाता है कि भाई जो आपकी एग्जिस्टिंग प्रिजन है उसके अंदर कितनी अनसिक्योरिटी है। ठीक है। आपने अक्सर सुना भी होगा कि किसी ने जेल के अंदर सुसाइड कर ली। ठीक है। सुसाइड के केसेस इंडिया में बहुत हैं। ठीक है। तो ये क्यों है? अगर मैं इस एक्ट के ओरिजिन की बात करूं तो इस एक्ट को बनाया गया था किसकी रिकमेंडेशन पर? प्रिजन डिसिप्लिन कमिटी की रिकमेंडेशन पर, जो अपॉइंट की गई थी लॉर्ड मकाले के द्वारा 1836 में। ठीक है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी पुरानी है ये, आज के टाइम से बिल्कुल भी मतलब इसका मेलजोल नहीं है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग प्रिजन क्या है? इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी जेल या प्लेस जहां पर किसी भी कैदी को डिटेन करके रखा जाए परमानेंट पीरियड के लिए और टेम्परेरी पीरियड के लिए, उसको हम क्या कहेंगे? प्रिजन। ठीक है। और भी क्या प्रॉब्लम्स थी? अदर इशू क्या है इंडियन प्रिजन्स के साथ? देखिए, हाई अंडर ट्रायल। इंडिया में आप देखेंगे कि अंडर ट्रायल केसेस बहुत हैं। जैसे कि प्रिजन स्टैटिक 2021 के अकॉर्डिंग 77% जो जेल के अंदर जो कैदी हैं वो अंडर ट्रायल हैं। अंडर ट्रायल हम किसे कहते हैं? अंडर ट्रायल बेसिकली हम उसे कहते हैं
जिस पर अभी भी कोर्ट में उसका मुकदमा चल रहा हो और कोर्ट ने अभी तक उस पर कोई जजमेंट नहीं दिया है, मतलब उसका केस जो है कोर्ट में चल रहा है, लेकिन वो अभी जेल में डिटेन कर कर उसको रखा गया है। तो आप सोचिए 77% जो लोग कैदी हैं वो अंडर ट्रायल हैं, और जिसमें से 25% जो है वो इलिटरेट है। तो मतलब यहाँ जरूरी है कि उनकी एजुकेशन के लिए भी सुविधा होनी चाहिए, ठीक है, लाइब्रेरी का एस्टेब्लिशमेंट, इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। हाई ऑक्यूपेंसी रेट ऑफ प्रिजन, हाई ऑक्यूपेंसी रेट का मतलब ये है बेसिकली कि जितनी हमारे पास जगह है उससे ज़्यादा प्रिजनर्स हमने उसमें रखे हुए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कैपेसिटी कितनी है, अराउंड 4 लाख की, लेकिन हमने रखे हुए हैं अराउंड 5,50,000, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। जैसे दिल्ली में ऑक्यूपेंसी रेट है 183%, ठीक है। तो बेसिकली ये दिखाता है कि हमारे पास इतनी जगह नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन हमने उसमें प्रिजनर्स को रखा हुआ है। और क्या डिफिकल्टीज हैं, डिफिकल्टीज इन ऑब्टेनिंग बेल, इसको लेकर देखो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है यूनियन गवर्नमेंट को कि आप इसको कंसीडर करें कि भाई बेल देने में आपको इतनी देरी क्यों लग रही है, ठीक है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक सेपरेट एक्ट भी बनाओ ताकि जल्दी जल्दी बेल दी जा सके, ठीक है। तीसरा है कि वैकेंसीज इन प्रिजनर्स ऑफिशियल, मतलब कि जो प्रिजनर के ऑफिशियल्स हैं, मतलब जो भी प्रिजन होती है उसमें ऑफिसर्स होते हैं जो उसको रेगुलेट करते हैं, ठीक है, उनमें काफी वैकेंसी है। कितनी है, अराउंड 60%। तो ये वैकेंसी भी फिल्ड होनी चाहिए। अब भाई वैकेंसी है तो सिंपल सी बात है, जो एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स हैं उन पर वर्कलोड ज्यादा होगा, उनको काम करने में ज्यादा दिक्कतें आ रही होंगी। तो वैकेंसीज हैं यहाँ पर, एक दिक्कत ये है हमारे साथ। दूसरा, अननेचुरल डेथ इन प्रिजन, प्रिजन में हमें देखने को मिला है कि काफी अननेचुरल डेथ, मतलब कि जो डेथ नेचुरल ना हो, मतलब अकाल मृत्यु, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिजनर स्टैटिक्स ऑफ इंडिया इन 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग 185 अननेचुरल डेथ ऑफ इनमेट इन 2021। 2021 में 185 डेथ को रिकॉर्ड किया गया, जो कि काफी अननेचुरल थी। मतलब ये सुसाइड भी हो सकता है, किसी के द्वारा उसको मारा गया हो या कुछ भी, लेकिन ये क्या था, अननेचुरल था, जिसमें से 150 ने सुसाइड की थी। तो ये भी काफी कंसर्न है कि सुसाइड वहां क्यों की जा रही है, ठीक है। दूसरा है कि इसको रिफॉर्म करने की क्या सजेशन है, तो सजेशंस को हम बाद में देखेंगे। उसका एक सजेशन हमें देखने को मिला जो हमारे सामने आया है मॉडल प्रिजनर एक्ट के तहत, ठीक है। तो देखो ये मॉडल प्रिजनर एक्ट को बनाया गया किसके द्वारा, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसको ये टास्क दिया गया था किसके द्वारा, होम मिनिस्ट्री के द्वारा, कि भाई वो ये जो प्रिजनर एक्ट है 1894 इसको रिवाइज करे। तो इसमें बेसिकली हमने क्या किया, ये जो प्रिजन एक्ट है 1894, प्रिजन एक्ट है 1900, ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर एक्ट 1950, इनको बहुत ही केयरफुली हमने रिव्यू किया, ठीक है। और जो भी प्रोविजन इनके हमें रेलेवेंट लगे उनको हमने नए मॉडल प्रिजन एक्ट ऑफ 2023 में इनकलकेट किया, मतलब उसमें उसको जोड़ लिया। अब हम समझते हैं कि मॉडल प्रिजन एक्ट ऑफ 2023 क्या है, ठीक है। तो मैंने इसको एक चार्ट में यहां पर लगाने की कोशिश की है। तो देखो मॉडल प्रिजन एक्ट ऑफ 2023 क्या कहता है, बेसिकली ये कहता है कि इसका पर्पस क्या है, टू एनकरेज गुड कंडक्ट ऑफ हुम, गुड कंडक्ट ऑफ प्रिजनर्स के अंदर जो है आप एक अच्छा व्यवहार को विकसित करें, मतलब कि उनके लिए ऐसी ऐसी चीजें करें जिससे कि वो इंसेंटिवाइज हो अच्छी चीजें करने के, अपने लिए अपने अंदर सुधार करने के लिए। जैसे कि इसमें प्रोविजन रखा है, मतलब ये पहले से भी था, ग्रांट ऑफ पेरोल, फोरोल एंड रेमिशन। तो देखो बेसिकली पेरोल क्या होता है, पेरोल ये होता है कि आप प्रिजनर को टेम्परेरी पीरियड के लिए रिलीज कर देते हैं, ठीक है। बेसिकली एक रिमिशन ऑफ सेंटेंस की तरह होता है, उसकी सेंटेंस को एक छोटे पीरियड के लिए सस्पेंड कर देते हैं किसी स्पेशल कारण की वजह से। पेरोल के अंदर इसमें एक स्पेशल कारण होता है, जैसे कि मान लो उसके घर में कोई शादी है या कोई मर गया है, तो हम उसको रिलीज कर सकते हैं, ठीक है, एक स्मॉल पीरियड के लिए। लेकिन हमें एक चीज याद रखनी है कि पेरोल और फ्यूरोल में क्या डिफरेंस होता है। फ्यूरोल में भी हम उसको रिलीज कर रहे हैं एक पीरियड के लिए। देखो
फेरोल दी जाती है आपको लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट के केस में, मतलब जब आपकी जो सजा हो वो बहुत ज्यादा बड़ी हो, लेकिन पैरोल में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। दूसरा, पैरोल को आप क्लेम कर सकते हो एज अ मैटर ऑफ राइट, ये आपका राइट है, पैरोल राइट नहीं है। मतलब अगर अथॉरिटी को ऐसा लगे कि आपने जो कंडीशन उनके सामने रखी है वो सही नहीं है तो वो आपको नहीं देगा, लेकिन पैरोल क्या है, वो आपका एज अ मैटर ऑफ राइट है एज अ प्रिजनर। ठीक है। और इसमें बेल का भी प्रोविजन रखा है। बेल मतलब कि जब तक आपका ट्रायल चल रहा है उस पीरियड के लिए आपको बेल दे दी जाए। ठीक है। दूसरा, फॉर रिफॉर्मेशन एंड रिहेबिलिटेशन के लिए भी इसमें प्रोविजन है, जहां पर काम किया जाएगा कि जो आपका कैदी है उसके व्यवहार में उसका एटीट्यूड चेंज हो, और दूसरा हमारा भी एक एटीट्यूड चेंज हो किसके प्रति, प्रिजनर्स के प्रति। उनको एज अ इनह्यूमन ट्रीट ना किया जाए कि ये तो इंसान है ही नहीं। ठीक है। उनकी ट्रेनिंग होगी, वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट, सो दैट अगर वो रिलीज होते हैं तो वो कहीं कोई उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल सके। दूसरा, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जाएगा इस एक्ट के अंदर, जैसे कि वुमेन के लिए सेपरेट अकोमोडेशन, ट्रांसजेंडर के लिए सेपरेट जेल होगी। इसमें टेक्नोलॉजी का भी हम यूज करेंगे, जैसे वीडियो कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह। ठीक है। हाई सिक्योरिटी जेल्स हम रखेंगे इसमें। ठीक है। टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे ताकि उनको एजुकेट भी किया जा सके, है ना। अदर प्रोविजन जैसे कि स्टेब्लिशमेंट ऑफ ओपन और सेमी ओपन जेल। ओपन जेल मतलब बेसिकली ये होता है जहां जेल में कैदी को किसी भी बाउंडेशन में नहीं रखा जाता, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको एक कमरे में रख देंगे, वो उसको ओपनली छोड़ देते हैं। और ऐसा हमने देखा भी है कि राजस्थान में इसके जो रिजल्ट आए हैं, राजस्थान में जो ओपन जेल है, डेटा ये कहता है कि इसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है। ठीक है। ओपन जेल में कैदियों को रखने का ये ज्यादा कारगर है उनके सुधार में, कैदियों के सुधार में। और दूसरी चीज ये भी है कि यहाँ आपको ऑफिशियल जो चाहिए उनको रेगुलेट करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए, वो काफी कम चाहिए। यहाँ पर लगभग जो आपका पर इनमेट यानी पर कैदी का जो खर्चा आता है वो आता है 500 रुपये दिन का। तो ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी है। ठीक है। इसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। यहां पर देखो मीजर्स लिए जाएंगे ताकि जो प्रिजनर्स हैं उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंस भी करी जा सके, किसके साथ, कोर्ट्स के साथ। ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, हम अपनी प्रिजन्स को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी से उनको युक्त बना रहे हैं, और साथ ही साथ हम इस तरीके के प्रोविजंस को ऐड कर रहे हैं सो दैट जो प्रिजनर्स हैं उनके अंदर सुधार लाया जा सके, उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट किया जा सके, उनको वापस से सोसाइटी में लाया जा सके। ठीक है। तो ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं बेसिकली। और क्या क्या सुधार कार्य किए जाने चाहिए इस डायरेक्शन में, तो और चीजें क्या हैं, जैसे कि और सजेशन है, ये तो मॉडल प्रिजनर एक्ट तो आ चुका है। एक चीज हमें याद रखनी है, देखो यहां पर कि जो प्रिजन्स हैं वो किसका सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में आता है। तो ये जो एक्ट लाया गया है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। तो बेसिकली यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया है अदर स्टेट को कि वो भी इस एक्ट को फॉलो करें। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि सारी स्टेट ने इसको फॉलो कर लिया है, अभी ये एक्ट लाया है और धीरे धीरे सारी स्टेट इसको फॉलो करेंगी। ठीक है। कुछ स्टेट ने कर लिया है, अभी कुछ स्टेट इसको बाकी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ इसको लेकर कुछ सजेशन दिए हैं, कुछ सुझाव दिए हैं। पहला दिया है इसने 3 प्रिंसिपल दिए हैं सजा को लेकर और कैदियों को और कस्टडी को लेकर। फर्स्ट इसने कहा है कि जो व्यक्ति प्रिजन के अंदर है, पहली चीज तो ये है कि आप उसको इंसान ही समझें, आप ये ना समझें उसके साथ ऐसा व्यवहार ना करें कि वो इंसान ही नहीं है। कैदी है तो ये इंसान ही नहीं है, इसको कहीं भी छोड़ दो, कैसी भी अनहाइजीनिक कंडीशन में उसको रहने के लिए छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और वो व्यक्ति हर प्रकार के ह्यूमन राइट डिजर्व करता है विद इन द लिमिटेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब जेल की बाउंड्रीज के अंदर उसको हर प्रकार के जो ह्यूमन राइट्स हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसका राइट है कि वो कहीं भी घूम सकता है, वो नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रिजनर है, लेकिन जो बाकी जो ह्यूमन राइट है विद इन द लिमिटेशन ऑफ प्रिजन वो डिजर्व करता है। और इस बात की भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि भाई अगर वो प्रिजनर है तो आप उसकी सफरिंग्स को और बढ़ा दो। ठीक है। उसके लिए प्रॉपर जो चीजें हैं वो होनी चाहिए, उसकी लाइफ को सुधारने के लिए भी मेथड आप उसमें प्रेजेंस के अंदर लेकर आओ।
ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इजियर बेल प्रोविजन, जो बेल का जो प्रोविजन है वो इजियर होना चाहिए। जैसे कि सेक्शन 436 ऑफ सीआरपीसी कहता है कि कोई भी व्यक्ति है अगर वो अपनी सजा की आधी सजा काट चुका है, हाफ सजा काट चुका है ना, तो ऐसे में उसको बेल जो है वो इजीली मिल जानी चाहिए सीआरपीसी के अंदर। फास्टर डिस्पोजल ऑफ बेल केसेस, तो इन हुसैन एंड यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो जेल है वो एक्सेप्शन होना चाहिए और बेल जो है वो नॉर्म होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? मतलब बेल आपको देना ही देना है, हाँ किसी एक्सेप्शन केस में आपने उसको नॉर्म मतलब जेल में रख दिया, तो मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बेसिकली ये कहा कि ये जो कल्चर है कि हम उसको जेल में भेज देते हैं, अंडर ट्रायल चल रहा है, बेल नहीं मिल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर एक कमिटी है मुल्ला कमिटी, जो 1980 में सेटअप हुई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एएन मुल्ला, जस्टिस एएन मुल्ला। इसकी कुछ रिकमेंडेशन है। इसने कहा कि देखो एक ऑल इंडिया सर्विसेज बननी चाहिए, जैसे कि आईएएस आईपीएस नहीं होता, उसी केस में बननी चाहिए, जिसका नाम होना चाहिए द इंडियन प्रिजनर एंड करेक्शनल सर्विसेज। क्यों बननी चाहिए? क्योंकि देखो अभी हमने पीछे पढ़ा 60% वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें मदद मिलेगी काफी चीजों को हैंडल करने में। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा जनता को, और एक करेक्शनल सर्विसेज जहां पर उनके लिए सुधार कार्यक्रम किए जाने चाहिए प्रिजनर्स के लिए। दूसरा, आफ्टर केयर रिहेबिलिटेशन एंड प्रोहिबिशन, मतलब कि जो आप सर्विसेज बनाओगे, ठीक है, उस सर्विसेज का एक इंटीग्रल पार्ट होगा, जहां पर उनका जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो ये होगा कि जो प्रिजनर्स हैं उनकी रिहेबिलिटेशन कैसे होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हमें उसमें इंक्लूड करनी है, किसमें? सर्विसेज में। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दूसरा, प्रेस एंड पब्लिक भी प्रिजन के अंदर अलाउड होनी चाहिए। ठीक है, ताकि जो प्रिजनर्स हैं उनका एक कांटेक्ट रहे। और जो अंडर ट्रायल्स की संख्या है, जो अभी हमने देखी 77% है, इसको घटाकर बेयर मिनिमम कर दो, मतलब बहुत कम से कम कर दो, जिससे कि जो अंदर प्रिजनर्स हैं उनकी जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो कम हो, पहली चीज। दूसरा, इनको भी थोड़ी राहत मिले। ठीक है, तो ये कुछ रिकमेंडेशन थे सुप्रीम कोर्ट के, जो हमें फर्दर इनकलकेट करने हैं अपने प्रिजन सिस्टम में। ठीक है, तो ये था बेसिकली आपका मॉडल प्रिजन एक्ट 2023। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कि आपको यहाँ क्या चीज़ें अच्छी लगी और कहाँ पर हम इसको और बेहतर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।